नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो उत्तराखंड विधानसभा की रजत जयंती के अवसर पर आगामी नवंबर महीने में धामी सरकार 2 दिवसीय विशेष सत्र आयोजित करेगी। सीएम धामी ने कहा कि इस विशेष सत्र में राज्य की उपलब्धियों, चुनौतियों और भविष्य की योजनाओं पर व्यापक रूप से चर्चा की जाएगी। हाल ही में संपन्न हुए ग्रीष्मकालीन मानसून सत्र के दौरान बिना चर्चा के ही अनुपूरक बजट समस्त विधेयक को पारित कर दिया गया, जिसके चलते कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर नजर आ रही है। प्रशासनिक सुगमता के लिए मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि भविष्य में एसडीएम, तहसीलदार, पुलिस क्षेत्राधिकारी और बीडीओ के कार्यालय एक ही छत के नीचे एकीकृत रूप से स्थापित किए जाएंगे, जिसमें जनता को सरकार सेवाओं के लाभ आसानी से मिल सकेंगे। उत्तराखंड पिछले 25 सालों में अपनी स्थापना के 25वें साल में प्रवेश कर गया है। 25 साल पूरे हो रहे हैं। तो 25 साल की विकास यात्रा में उत्तराखंड कितना आगे बढ़ा है, उत्तराखंड को और कहां जाना है, किस प्रकार से हमको नियोजन करना है, किस प्रकार से विकास योजनाओं को चलाना है, हमने क्या अभी तक पाया है, उन सबका हम आकलन करेंगे। उत्तराखंड की जनसामान्य को लेकर उत्तराखंड हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने। और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो पावा केदार की भूमि से कहा था कि ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा, उस दशक को बनाने के लिए हम सब मिलकर जो है और 2 दिनों का सत्र जो आहूत है उसमें विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। पौड़ी में 6 अगस्त को घटित आपदा के प्रभावितों को धराली और थराली की तर्ज पर ही राहत पैकेज दिया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि पौड़ी में घटित आपदा में जिन लोगों के घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं, उन्हें 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। साथ ही मृतकों के परिजनों को भी 5-5 लाख रुपए का आर्थिक सहायता दी जाएगी। तो इसमें जो धनराशि एसडीआरएफ के मानकों के तहत प्रदान की जाती है, एसडीआरएफ मद से दिया जाएगा और शेष राशि मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से प्रदान की जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री ने प्रशासन को जल्द इस संबंध में कार्रवाई करते हुए आपदा प्रभावितों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं कि द्वाराहाट विधायक मदन बिष्ट की पत्नी उमा बिष्ट का निधन हो गया है। तो उमा बिष्ट के निधन पर सीएम धामी ने शोक व्यक्त किया। तो उमा बिष्ट के निधन से क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है। तो सीएम ने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना की। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही हैं, उमा बिष्ट के निधन पर सीएम धामी ने शोक व्यक्त किया है। द्वाराहाट विधायक मदन बिष्ट की पत्नी है उमा बिष्ट के निधन पर सीएम धामी ने शोक व्यक्त किया। तो सीएम धामी ने कहा कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वदेशी अपनाओ राष्ट्र को आगे बढ़ाओ अभियान को उत्तराखंड में भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी आगे बढ़ाया है। बता दें कि मंगलवार को सीएम धामी सड़कों पर उतरे और जन जागरूकता अभियान कर मुख्यमंत्री धामी ने लोगों से बातचीत की और इस दौरान व्यापारियों, स्वयंसेवी संगठनों और नागरिकों को स्वदेशी उत्पादों के उपयोग की अपील की। उन्होंने कहा कि जब हम अपने देश में बने हुए उत्पादों को प्राथमिकता देंगे तो देश की आर्थिक स्थिति और स्थानीय रोजगार दोनों को बल मिलेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर सभी देशवासियों से उन्होंने अपील की है, आह्वान किया है कि स्वदेशी अपनाना है। और स्वदेशी को अपनाने के लिए आज हम लोग देहरादून की पलटन बाजार में सभी साथियों के साथ, हमारे व्यापारियों के साथ, आम जन सामान्य के साथ पूरे बाजार में आज जन जागरण के लिए लोगों के बीच में आ रहे हैं। और सबसे
प्रधानमंत्री जी के आह्वान को अपनाने के लिए उन सबका अनुरोध कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं। और लोगों में बड़ा जोश है आज स्वदेशी को लेकर। आप देख रहे होंगे जिस प्रकार का हजारों हजार की संख्या में आज एक हुजूम यहाँ पर स्वदेशी के अपनाने को लेकर बहुत उत्साहित है और स्वदेशी अपनाकर देश को आत्मनिर्भर बनाने में, विकसित भारत बनाने में अपना योगदान दें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून स्थित विधानसभा परिसर में विभिन्न कार्यालयों का निरीक्षण किया। उन्होंने विधानसभा सचिवालय, मंत्री कक्षों और अन्य प्रशासनिक दफ्तरों की कार्यप्रणाली की जानकारी लो। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों और कर्मचारियों की पारदर्शिता, त्वरित कार्य निष्पादन और जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप सेवा भाव से काम करने के निर्देश दिए। तो निरीक्षण में उन्होंने अभिलेख प्रबंधन, डिजिटलीकरण और जनप्रतिनिधियों व आमजन से जुड़े कार्यों की स्थिति की समीक्षा भी की। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि सरकार जनता को सुगम, पारदर्शी और त्वरित सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयासरत है। वहीं उन्होंने विधानसभा कार्यकलापों को तकनीकी दृष्टि से और आर्थिक सक्षम व आधुनिक बनाने की दिशा में काम करने की बात कही। विधानसभा भी जो है यहाँ पर हमारे सभी आदरणीय मंत्रीगणों का कार्यालय है और मेरा भी कार्यालय है, तो इस निमित्त मैं आज आया हूँ। मैंने देखा है कि सभी विधान भवन परिसर के अंदर भी जाकर सभी से बात भी की है और देखा भी है कि यहाँ पर लोग आते हैं, मिलते हैं और किस प्रकार से यहाँ पर और व्यवस्थाएं होनी चाहिए और कैसा सेटअप होना चाहिए, तो सभी देखा है, जिससे कि ये नियमित रूप से आने वाले हमारे प्रदेश भर के लोग जो फरियादी आते हैं, जरूरतमंद लोग आते हैं, आम जनता, सामान्य जनता के लोग आते हैं, उनको यहाँ पर आसानी हो और आसानी से उनको सुविधाएं प्राप्त हो, लोगों से हमारे मिलने का अवसर मिले। ठीक है। क्वारब क्षेत्र में लगातार भूस्खलन और मलबा गिरने से यातायात बाधित हो रहा है, जिससे यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस स्थिति को देखते हुए केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने क्वारब पहाड़ों का निरीक्षण किया। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को बारिश के बाद पहाड़ों के ट्रीटमेंट कार्यों में तेजी लाने और सड़क को सुरक्षित बनाने के निर्देश दिए। टम्टा ने धराली और पिथौरागढ़, चंपावत आई आपदा में दुख जताते हुए कहा कि प्राकृतिक आपदाओं से प्रदेश की सड़कों और पुलों को भारी नुकसान पहुंचा है। उन्होंने बताया कि प्रभावित जिलों में शीघ्र आकलन कर रिपोर्ट तैयार की जाए। का जो है कि क्वारब में आप सबके ध्यान में ही है कि हम लोग बहुत जल्दी उसको और तेज गति से करते। हमने भारत सरकार के माध्यम से वैकल्पिक मार्ग के लिए भी हमने 10 करोड़ रुपया 2 वैली ब्रिज और नया रोड का सर्वेक्षण भी किया था, मगर किन्हीं कारणों से उस पर हम बहुत जल्दी से काम नहीं कर पाए और अभी भी हमारा काम उस पर नहीं हो पाया। मगर हमारे सौभाग्य है कि हमने जो नीचे स्लोप प्रोडक्शन रोड के नीचे का था, उसमें हमने 17 करोड़ रुपए दिया है। उसका काम बहुत तेज गति से है। मैं कल भी उस रोड से आया हूँ, तो उतनी बड़ी समस्या दिखती नहीं है। और रोड के ऊपर वाला जो स्लोप प्रोडक्शन का काम है, उसमें हमने 51 करोड़ रुपए भारत सरकार के माध्यम से मंजूर हुआ है, जिसपे काम बहुत तेज गति से चल रहा है। उत्तराखंड कांग्रेस ने प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था सहित तमाम मुद्दों को लेकर राजभवन कूच किया। इस दौरान बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ साथ सैकड़ों कार्यकर्ताओं का हुजूम कांग्रेस भवन से राजभवन की ओर निकला और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए रैली निकाली। कांग्रेसियों ने आरोप लगाया कि बीजेपी के राज में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। महिलाओं पर उत्पीड़न और दुष्कर्म जैसी जघन्य अपराध देवभूमि में हो रहे हैं। चुनाव के दौरान भी गोलीबारी हुई। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि कानून का राज उत्तराखंड में समाप्त हो गया है और अपराधी बेखौफ वारदातों का अंजाम दे रहे हैं। कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है, चरमरा चुकी है। भाजपा के राज में कानून नाम की कोई चीज नहीं रही। अपराधी बेखौफ है, आम आदमी डर और भय के साए में जी रहा है और जो पंचायतों में चुनाव में जो देखने को मिला है, हम गवाह हैं। और जिस तरह से पंचायत चुनाव में नैनीताल में खुलेआम, सरेआम, दिन दहाड़े जिला मुख्यालय
माननीय उच्च न्यायालय जहां पर हो, वहां पर कितना बेखौफ होकर अपराधी प्रवृत्ति के लोग, जिन्हें पूरा संरक्षण सरकार का रहा है, जिन पर पुलिस प्रशासन के का हाथ रहा है, पुलिस प्रशासन की संलिप्तता दिखाई देती है। देखिए, कानून व्यवस्था पूरे राज्य की चौपट हो चुकी है। आपने देखा होगा, एक युवक ने अभी आत्महत्या करी और दूसरे ने भी अभी पौड़ी में 2-3 घटनाएं हो गई, और एक वहां पर उधमसिंह नगर में और नैनीताल में भी ऐसी घटनाएं हुई। चुनाव में आप पंचायती राज में देखा था कि किस तरीके से नंगा नाच खेला। ये पूरी कानून व्यवस्था पूरे उत्तराखंड की हर जगह चरमरा गई है। उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के बयान से प्रदेश में राजनीति तेज हो गई है। हरक सिंह रावत ने बयान दिया है कि बीजेपी में रहते हुए उन्होंने त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार के कार्यकाल के दौरान 1 करोड़ रुपए पार्टी फंड में विभिन्न लोगों से चंदे के रूप में लिए थे। हरक सिंह रावत ने कहा कि बीजेपी में 30 करोड़ रुपए की एफडी पार्टी चलाने के लिए बनाई गई थी। उस दौरान खनन माफियाओं और कई अन्य लोगों से पैसे लिए गए थे। उनके इस बयान के बाद पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने यह स्वीकार किया है कि चंदे के रूप में पार्टी ने पैसे लिए थे, लेकिन ये सब पैसे नंबर के थे। और अब इस मामले में कांग्रेस के विधायक हरीश धामी ने सवाल उठाए हैं और हरक सिंह रावत का समर्थन करते हुए इस पूरे मामले की जांच की मांग की है। देखिए, हरक सिंह जी के जो बयान है उसमें दम है, और निश्चित तौर पर अगर भाजपा इस गुनाह में इसमें जो करते हुआ है, इसमें अगर शामिल नहीं है तो जांच करें ना, जांच की पुष्टि करें, मुकदमा दर्ज कराएं। आगे भाजपा क्यों बच रही है? भाजपा केवल जो है कहासुनी में क्यों जा रही है? इतना बड़ा इस प्रदेश में गंभीर आरोप लगे हैं, इस गंभीर आरोप का तो जवाब देना चाहिए भाजपा को। जो है, अगर भाजपा पाक साफ है तो जो है जनता के सामने रखे। हाँ, बैठे हैं, पर देखिए, दिल्ली के चेपड़ों में आपदा प्रभावितों के अभी तक नुकसान का मुआवजा न मिल पाने पर अपना रोष प्रकट करते हुए सड़क खुलवाने का कार्य बंद करवा दिया। वहीं सूचना मिलने पर धराली उप जिलाधिकारी पंकज भट्ट, धराली विधायक भूपाल राम और साथ ही ग्रामीणों को मनाने में जुटे रहे। तो उप जिलाधिकारी से मिले आश्वासन के बाद ग्रामीण सड़क खुलवाने को राजी हुए। उप जिलाधिकारी धराली पंकज भट्ट ने आपदा प्रभावितों को आश्वस्त करते हुए कहा कि इस आपदा में जिस भी प्रभावित का जितना नुकसान हुआ है उसका आंकलन करके मुआवजा वितरण किया जाएगा। पत्रकार साहब, यहाँ पे हमारी दार्जिलिंग स्थिति की इतना नुकसान होगा हम लोगों का, और अब प्रभावित हो गया हम लोग। ना तो हमें मुआवजा, पहले तो हमारे मुआवजा का वो था कि हमें मुआवजा मिल जाना चाहिए, और जितने उनका नुकसान की भरपाई हो जानी चाहिए। इसलिए हमने रोड भी नहीं खुलवाई। हमने कहा पहले बॉडी भी नहीं मिली हमारी अभी तक, हमने बॉडी मिल जाए फिर हम जाकर रोड खुलवाएंगे। ना तो बॉडी मिली, ना तो हमें कोई राहत मिला कुछ किसी चीज का, कुछ नहीं मिल रखा अभी तक। इसलिए हमने रोड बंद करवा रखी थी अभी तक। भले 1.5-2 घंटा हो गया, 1.5-2 घंटे से हमने अभी रोड प्रशासन भी और प्रशासन भी खोले मांग रहे, खुला। हमने जब तक हमारी बॉडी नहीं मिली, हमें मुआवजा नहीं मिला, हम भी खुलवाएंगे। अब बात जाके बातचीत हो रही है, देखो तो क्या होता है इसके बाद। तक मैं सबका दुख दर्द समझता हूँ कि लोगों ने अपनी दुकानें खुली है और लाखों का नुकसान हुआ है। उसमें 2-4-5 हजार अगर हम मुआवजे के रूप में दे दें तो समझे लोगों का गुस्सा जायज है। और ना उन्होंने जहाँ तक कौन अभी यहाँ पर आया और स्थानीय जो लोग थे उनके साथ मुझे वार्ता की, आश्वासन उनको दिया कि धराली की तर्ज पर जो है धराली को भी विशेष राहत पैकेज मान्य मुख्यमंत्री जी के माध्यम से थोड़ा बीजेपी ने 50 परिवर्तन की है। तो जैसे ही वो जियो हमारे पास आएगा तो हम तुरंत जो है B20 फॉर्म करके जहाँ जहाँ क्षति हुई है, तो आर्थिक क्षति हो या पूर्ण क्षति हो या फिर जो हमारे दुकानों की क्षति हुई है, उनको तुरंत जो मुआवजा राशि बाढ़ हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर मशीन चल रहे हैं, रिकवरी नहीं हो पाई। प्रदेश कांग्रेस में बिगड़ती कानून व्यवस्था, वोट चोरी और आपदा ग्रसित क्षेत्रों के कार्यों में ढिलाई, तमाम मुद्दों को लेकर राजभवन कूच कर प्रदर्शन किया, जिसको लेकर बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस लोगों को गुमराह करती है और कांग्रेस पूरी तरह से घबराहट में है। तो ये प्रदर्शन किया गया कांग्रेस की तरफ से।
पूर्ण रूप से मुद्दा विहीन हो गए हैं और जिस प्रकार से आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में प्रदेश की छवि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर लगातार बढ़ रही है और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी की छवि लगातार जिस तरह से उनकी बढ़ रही है, लोकप्रियता उनकी बढ़ रही है, उस कारण कांग्रेस के लोग बौखलाहट में हैं और जो प्रदर्शन वो कर रहे हैं उससे पहले जनता ने उनको अपना प्रदर्शन दिखा दिया है। चाहे निकाय चुनाव की बात करें, चाहे हम अभी पंचायत चुनाव की बात करें, जनता ने उनको पूरी तरह से नकारा है और पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी का सफाया कर दिया है। उनको इस बात की चिंता सता रही है कि 2027 में इससे भी बुरी तरह से उनका सफाया प्रदेश के अंदर होने वाला है। इसलिए सिर्फ जनता को बरगलाने के लिए, भ्रमित करने के लिए और गुमराहित करने के लिए इस तरह के प्रदर्शन वो कर रही है। तो हो गया इसका काम। राजधानी देहरादून के सर्किल क्लब में एक बार फिर विवाद सामने आया है, जहां क्लब में युवक युवतियों ने शराब के नशे में नृत्य करने और हिंदू देवी देवताओं के गानों को डीजे पर बजाने पर बजरंग दल ने नारेबाजी जताई है और नाराजगी के साथ बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का कहना है कि ऐसा करके धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाया जा रहा है। आपको बता दें कि कुछ समय पहले भी बजरंग दल ने सर्किल क्लब पर प्रदर्शन किया था, तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन देकर मामले को शांत कराया। हालांकि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि अगर आयोजक ऐसा करने से बाज नहीं आते तो उनके खिलाफ उग्र प्रदर्शन करेंगे। एक वीडियो भी एक वायरल हुई और पहले भी पूर्व में भी इसके विरुद्ध हम लोग एप्लीकेशन दे चुके हैं कि साथ ही धार्मिक भावनाओं को उत्पीड़न करने का कार्य कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद ये लोग बार बार गलती कर रहे हैं। आखिर किन लोगों की सहन लोगों को है? अगर किसी बड़े नेता का इसमें हाथ है और पाया भी जा रहा है तो उसका भी पुत्रादहन जल्दी होगा और अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो जल्द एक बड़ा आंदोलन करने के लिए बजरंग दल तैयार है। जिस प्रकार अभी कार्यकर्ताओं ने केवल चेताने का कार्य किया है, ये खाली चेतावनी है और बड़ा प्रदर्शन करने के लिए बजरंग दल बाध्य होगा। अगर देवभूमि उत्तराखंड के अंदर ये कृत्य ये लोग करेंगे तो देवभूमि उत्तराखंड के लोग ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। कांग्रेस महासचिव आनंद रावत ने प्रदेश सचिव कांग्रेस शिवम शर्मा के कार्यालय पर पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि साल 2013 उत्तराखंड प्रदेश में भीषण आपदा आई थी, जिसमें केदार घाटी, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जनपद के अनेक क्षेत्र बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। उस समय केंद्र और राज्य दोनों जगह कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस सरकार ने उस समय आपदा से हुए नुकसान की भरपाई के लिए जो मापदंड तय किए थे, वही मापदंड वर्तमान समय में भी लागू होने चाहिए, चाहे वो धराली का मामला हो या किसी अन्य स्थान का। इस प्रदेश में हिमालयन सुनामी आई थी, जिसमें हमारी केदार घाटी, पिंडर घाटी और पिथौरागढ़ और बागेश्वर जनपद के भी कई क्षेत्र क्षतिग्रस्त हुए थे। तो उस समय केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी और राज्य में भी कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस की सरकार ने उस समय आपदा के अंतर्गत हुए नुकसान के लिए जो मानक तय किए थे, तो वही मानक वर्तमान समय में भी लागू होने चाहिए, चाहे वो धराली का मामला हो या बीते दिनों थराली में जो आपदा आई है। तो उसके अंतर्गत जो भी पीड़ित व्यक्ति जिसका नुकसान हुआ करता था, तो वो आकलन करके प्रशासन को देता था कि मेरा इतने का नुकसान हुआ है और उस आधार पर जो है उसको मुआवजा मिलता था। लेकिन वर्तमान सरकार ने उस मानक को बदल दिया है और अब आपदा पीड़ितों को केवल 5-5 लाख रुपए का मुआवजा दे करके ये अपना पल्ला झाड़ना चाह रही है। तो हमारा सरकार से मांग है कि 2013 में जो आपदा के अंतर्गत नुकसान का जो मुआवजे का प्रावधान था, उसी को ही वर्तमान समय में भी लागू किया जाए और आने वाले समय में भी, क्योंकि जिस तरीके से अब ये प्रति वर्ष पर्वतीय क्षेत्रों में बादल फटने की घटनाएं हो रही हैं और उसके अंतर्गत लोगों को बहुत नुकसान हो रहा है और ये केवल परमाणु बम बना देगा ये जवान।
जनपद पौड़ी के ग्राम तलसारी में जितेंद्र कुमार की आत्महत्या मामले में परिजनों की तहरीर के आधार पर कोतवाली पौड़ी में संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। इस दौरान पुलिस टीम ने विवेचनात्मक कार्रवाई करते हुए पहले ही मुख्य अभियुक्त हिमांशु चमोली को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। तो वहीं पुलिस टीम के लगातार प्रयासों और बेहतर जांच के परिणाम स्वरूप इस मामले में 4 अन्य अभियुक्त जिसमें शुभम खंडूरी, गौरव, विकास और अभिषेक के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर पुलिस टीम ने चारों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। बहुत अच्छी दोस्ती थी। उसने मेरे बेटे को खोखले कर दिया, सारा ले गया, जो था उसका पास सारा खा गया हिमांशु चमोली। मैंने दे रखे अपने हाथ से पैसे, गाड़ी भी उसी के ले जाता था, तेल मांगने के पैसे भी उसी से मांगता था। ये मैंने अपने हाथों से दे रखा है। कोई मेरी बात सुनेगा, समझेगा तो एक माँ कैसे तड़प रही होगी। आज मेरा 32 साल का बेटा चला गया, आज हम सब 5 माँ रह गए। हमको भी डर है कि हिमांशु चमोली कल छूट जाएगा, क्योंकि वो तो उसका आदमी है, उसका सिंधानी का आदमी है। वो तो उसने पर्दे का अध्यक्ष बना रखा है, तो वो तो छूट जाएगा। 21 अगस्त को एक घटना हुई थी जिसमें एक युवक के द्वारा आत्महत्या कर ली गई थी। इस प्रकरण में 108 BNS धारा के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत करने के उपरांत मुख्य अभियुक्त की गिरफ्तारी हमारे द्वारा कर ली गई थी। अभी जांच के आधार पर अन्य फैक्ट्स एकत्रित करते हुए ये साक्ष्य आए हैं और हम लोगों ने अन्य साक्ष्यों के आधार पर 4 अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी इस प्रकरण में की गई है। खबर ऋषिकेश से है, जहां राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा के तहत लॉयंस क्लब ऋषिकेश देवभूमि के तहत ये नेत्रदान शिविर लगाया गया। आपको बता दें कि आंखों को सुरक्षा के टिप्स दिए गए और उनको आंखों की सुरक्षा के लिए चश्मे भी वितरित किए गए। यहां पे जो लोग आए थे उनको ये समस्त जानकारी दी गई। लॉयंस क्लब के सदस्य देहरादून रोड स्थित सड़क किनारे लोहा पीटने का काम कर रहे खागड़ियों के पास पहुंचे। सदस्यों के बागड़ियों को लोहा पीटते समय अपने आंखों का ख्याल रखने के टिप्स दिए और उनको सुरक्षा के लिए चश्मे वितरित किए। तो क्लब के संस्थापक गोपाल नारंग ने बताया कि ऋषिकेश एम्स की ओर से 800 चश्मे वितरित करने का लक्ष्य क्लब की ओर से है और इस लक्ष्य को पूरा करने का काम किया जा रहा है। तो खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।